वेलकम टू ऑल नवीन द यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन की सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी कमीशन भी इसको कहा जाता है। और कोठारी कमीशन की ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्यों इसको हमने लागू किया, क्यों ये गठन किया गया कोठारी कमीशन का या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का क्यों गठन किया गया, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, और उसमें हमने बात की थी कि जो मुदालियर आयोग है उन्होंने फोकस किया था जो माध्यमिक शिक्षा है उस पर। सो मेन फोकस उनका माध्यमिक शिक्षा पर ही था, और उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी जो जिसको लेकर हमें नई जो शिक्षा नीति है वो बनानी पड़ी, नया जो आयोग है वो बनाना पड़ा। तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कोठारी आयोग है वो है क्या। ठीक है। और इसकी शुरुआत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको लेकर आए, क्यों आयोग बनाना पड़ा। सो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 टू 66। ठीक है। तो ये करने से पहले एक बार ये नज़र मार लेते हैं कि जो हमने लास्ट पढ़ा था, क्वेश्चंस पढ़ा था मुदालियर शिक्षा आयोग, वो किस तरह से इससे रिलेट करके है। ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके आयोग बनेंगे, जितने भी आप आयोग पढ़ोगे आगे, सभी एक दूसरे से रिलेट करके हैं। ठीक है। तो हमने जो पीछे क्वेश्चंस किया हुआ है, अगर हम उससे रिलेट करके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे तो एक तो आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा, और उससे रिलेट करके ही ये क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो 1952 में जो मुदालियर शिक्षा आयोग बनाया गया था, और जो माध्यमिक शिक्षा के जो दोष थे उसको उजागर करने के लिए, उसकी कमी पता लगाने के लिए और उनको दूर करने के लिए आयोग बनाया गया था। लेकिन जो आयोग बनाया गया था उन्होंने सिर्फ एक बात पर ही फोकस किया था। किस बात पर फोकस किया था? माध्यमिक शिक्षा पर ही इन्होंने फोकस किया था। तो मेन फोकस उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर किया था, उनकी कमियों का पता लगाया था और अपने सुझाव भी दिए थे आयोग को कि ये माध्यमिक शिक्षा में कमियां हैं और आप इन कमियों को दूर कीजिए। लेकिन जो भारतीय शिक्षा आयोग है उनका कहना था कि हमें सिर्फ एक ही शिक्षा पर हमें काम नहीं करना, सिर्फ एक ही शिक्षा पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए, एक ऐसे आयोग का गठन करना चाहिए जो विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के समस्त पहलुओं से संबंधित हो। मतलब जो विभिन्न स्तर हैं, अलग अलग जो लेवल हैं, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, हायर एजुकेशन से, तो सभी पर अपने विचार प्रकट करें और जो भी कमियां हैं उनको पता लगाएं। तो सभी पर अपने जो आवश्यकता है शिक्षा को इम्प्रूव करने की, उस सब की सहमति प्रकट करे। ठीक है। तो जो भी परिवर्तन आए तो उनका कहना था कि जो शिक्षा है उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर हम डिस्कस करना चाहिए जो भी नेक्स्ट आयोग बनेगा। तो जो कमियां रह गई थी मुदालियर शिक्षा आयोग को लेकर, तो उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने एक नई शिक्षा आयोग का गठन किया। तो भारत सरकार ने जो गठन किया नई आयोग का, उसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1964 में। ठीक है। तो अब तक की जो कहानी थी वो आपको समझ आ गई कि जो मुदालियर आयोग है उन्होंने सिर्फ एक ही पहलू पर काम किया था, वो था माध्यमिक शिक्षा पर। लेकिन जो भारत सरकार है उनका मानना ये था कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, अब हमें सिर्फ एक ही जो शिक्षा का पहलू है सिर्फ उसी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि हर पहलू पर हमें काम करना है। और जो शिक्षा नीति पुरानी चली आ रही है उनको हमें रिमूव करके, उन कमियों को रिमूव करके हमें एक ऐसी शिक्षा नीति अपनानी चाहिए जो सबके लिए कारगर सिद्ध करे। ठीक है। तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 14 जुलाई 1964 में। भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। ये जो आप देख रहे हो डॉक्टर DS कोठारी, इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। तो इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया था। कोठारी आयोग भी इसको कहा जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है। और इसका जो कार्य जो स्टार्ट हुई थी, जो इसकी जो अध्यक्ष थी, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1964 में। ठीक है। जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1964 को। तो आपको 2 डेट याद रखनी है। आपकी किसी भी बुक में अगर ये दोनों डेट हैं तो डेट आपको पता होनी चाहिए कि किस डेट में क्या काम हुए थे। 14 जुलाई 1964 को तो इसकी स्थापना की गई थी इस आयोग की, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1964 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति
कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और उन्होंने अपने भाषण में कहा था, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग सब जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा ये आयोग और उसे सुझाव देगा कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको कम किस स्तर तक लाभ पहुंचाएंगे। मतलब जो राधा कृष्णन थे उस समय पे, जो राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने अपने भाषण में, जब ये शुरुआत इनकी हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये जो हमने आयोग बनाया है इसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व। अब इन्होंने ये बात क्यों की कि विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है? उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि इसमें जो मेंबर थे वो भारत के भी थे, इंडिया के भी थे और बाहर के भी थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये बात की थी कि विश्व के जो प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसलिए इनका मानना है कि ये जो हमने आयोग बनाया है, इनका क्या होगा, मेन मोटिव क्या होगा, इनका मेन उद्देश्य क्या होगा कि सभी पहलुओं पर ये सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और जो जो कमियां होंगी उनको बताएंगे कि शिक्षा में ये कमी है और हम उस शिक्षा को ये सुझाव भी देंगे और हम उन सुझावों पर काम करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और जो भी समस्या आ रही है शिक्षा में हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की इसकी मेन हिस्ट्री थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1964 टू 66 इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी। 5 थे विदेशी और बाकी के जो बच गए वो थे इंडियन, ठीक है। 2 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC छगला को इन्होंने सौंपी थी। तो ये आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखनी है कि 2 वर्ष पश्चात 2 साल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC छगला को इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी 2 साल में, 1964 में ये इनका काम जो है वो शुरू हुआ था और 1966 में इनका काम कंप्लीट हुआ था। तो जो इन्होंने कमियां देखी, जो इन्होंने घूम घूम कर शिक्षा की जो निरीक्षण किया शिक्षा का, तो एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी और इस रिपोर्ट को इन्होंने किसको सौंप दिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC छगला को सौंप दिया था, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि माना जाता है। ये जो आयोग बनाया गया था, कोठारी आयोग, बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा था और इन्होंने जो भी सुझाव दिए थे, बहुत सारे सुझाव इनके माने गए थे और क्या क्या सुझाव दिए थे वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो जो ये आप लाइन देख रहे हो कि स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है, वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनके सुझाव पर ही आज हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पद्धति हैं शिक्षा के अंदर जो इनकी सुझाव है, जो इन्होंने सुझाव दिए थे उन पर हमारी जो शिक्षा नीति है वो चली हुई है, ठीक है। भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया इन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। उस टाइम पर जो 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो यही अपडेट होकर आई थी, ठीक है। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति चली हुई थी आगे तक, ये लगा लीजिए अब तक यही शिक्षा नीति चली हुई है, अपडेट हो रही है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कोठारी आयोग क्या है, क्यों इसका नाम पड़ा कोठारी आयोग, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कब से इसका काम जो है वो स्टार्ट हुआ, किसने रिपोर्ट, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, किसको रिपोर्ट सौंपी, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज हो गए आप, लक्ष्मी में जो डेट आपको दी गई है वो गलत है, ठीक है। 20 जून समथिंग कुछ करके हैं, तो वो ठीक कर लीजिए, बुक में गलत डेट दी हुई है। मुदालियर आयोग की जो मैंने डेट बताई थी वो भी बुक में गलत दी हुई है। तो आपको क्या करना है, वो जो डेट आपकी बुक में मेंशन की हुई है उसको आप ठीक कर लो, ठीक है। कुछ गलतियां हैं बुक में तो वो आपको ठीक करनी है। उसके बाद इनका उद्देश्य क्या था? जो कोठारी आयोग बना था, शिक्षा आयोग, इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, उत्पादन जो हो रहा है, जो
व्यवसाय जो है उससे जोड़ना शिक्षा का इनका मेन मोटिव यही था। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, क्योंकि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज आए हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी को विकसित करने के लिए अंग्रेजी स्कूल खोले थे, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया था। तो बहुत सारे स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो इनका मेन मोटिव यही था कि हम भारतीय हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी प्रयोग की जाती है, और हमारा मेन मोटिव भी यही है कि हिंदी को हम विकसित करें शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका उद्देश्य था, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। जो गॉड को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं ईश्वर में, उनको उनसे रिलेट करके भी शिक्षा प्रोवाइड कराना इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, जो नए नए आयाम आए हुए हैं शिक्षा में उनको अपडेट करना और बच्चों को नई नई शिक्षा नीति उन तक पहुंचाना, नए नए आयाम बच्चों तक पहुंचाना। जो शिक्षा नीति उनको मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए वो बच्चों तक पहुंचाना, व्यवहारिक शिक्षा उन बच्चों तक पहुंचाना, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा ही बच्चों को बनाना। ठीक है, उसके बाद जो इनका उद्देश्य था, तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना और उसकी तत्कालीन कमियों का कारण पता लगाना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। तो इनका मेन मोटिव भी यही था कि जो शिक्षा प्रणाली चली हुई है उनकी कमियों का पता लगाना, उनका निवारण करना और उन कमियों के सुझाव भी देना सरकार को, ताकि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। दूसरा जो नेक्स्ट उद्देश्य था इनका, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली जो है वो विस्तृत हो। इनका मेन मोटिव भी यही था कि जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है सभी को एक ही प्रणाली में शिक्षा प्रणाली जो है वो पहुंचे। ये नहीं कि कोई राज्य कुछ शिक्षा प्रणाली को अपना रहा है, जहाँ पर जो अंग्रेज आए थे वहाँ पर जो उनका स्थायित्व था, जो उन्होंने शिक्षा प्रणाली चला दी है, सिर्फ कुछ राज्यों में उन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरा देश अब स्वतंत्र है, फ्री है, आज़ाद है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि पूरे देश में हम एक ही शिक्षा नीति चलाएंगे और जो शिक्षा नीति हम बनाएंगे वही पूरे देश में चलाई जाए। ठीक है, उसके बाद ये इनके उद्देश्य हो गए। ठीक है, मेन उद्देश्य आप देख लीजिए इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। उनके बाद इनकी कुछ सिफारिशें थी। मेन सिफारिशें मैं आपको बता देती हूँ, और साथ साथ आपको मुदालियर शिक्षा आयोग की भी जो सिफारिशें हैं वो पता होनी चाहिए कि मुदालियर शिक्षा आयोग ने किस पर मेन फोकस किया था, माध्यमिक शिक्षा पर। और उन्होंने क्या कहा था कि जो 11th और 12th की जो शिक्षा है उसको हम एक ही क्लास में कर दें, और जो 12th क्लास है उसको हम कॉलेज में डाल दें, कि जो 12th की जो क्लास होगी वो डिग्री क्लासेस होगी। कुछ इस तरह से उन्होंने बात की थी। लेकिन इनका जो मेन मोटिव था, सिर्फ एक ही पहलू पर बात नहीं करते थे इन्होंने बात की थी प्राइमरी पर भी, सेकेंडरी पर भी, मतलब उच्च शिक्षा पर भी इन्होंने बात की थी। सभी पहलुओं को इन्होंने देखा था, सिर्फ एक ही पहलू को इन्होंने नहीं देखा था। तो इनका जो पैटर्न था, आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी, उनका मानना था कि देश भर में 10th 12th एंड जो कॉलेज में जो शिक्षा पैटर्न होता है उसको हम शैक्षिक प्रणाली में मान्यता दें। मतलब 10वीं 12वीं और 13वीं, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाली, जो ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, उस पैटर्न पर हम काम करें। और पूरे देश में यही पैटर्न लागू होना चाहिए, जो कि अभी हो भी रहा है। क्योंकि जो पैटर्न है 10वीं तक है, उसके बाद 12वीं है, और जो 12वीं के बाद जो हमारा पैटर्न है वो कॉलेज में चला जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, 13वीं कहते हैं, या फिर उसको कहा जाता है ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा। ठीक है, अगली जो इनकी सिफारिश थी कि इस आयोग ने सलाह दी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम हैं, उनको एक नाम कर दिया जाए, उनको एक में समाहित कर दिया जाए, और उनको पूर्व माध्यमिक या फिर प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो अलग अलग नाम हैं इनको हटाकर सबको एक ही शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए, या तो उनको पूर्व माध्यमिक या फिर प्राथमिक शिक्षा का नाम इनको दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद है इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक या फिर हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया। इनका कहना है कि जो 10वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको हम हाई स्कूल बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई स्कूल है जो 10वीं तक का ही है तो हम उसको बोलेंगे कि हाई स्कूल है। उसके बाद जो 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उसको हम बोलेंगे हायर एजुकेशन। ठीक है, 10वीं तक का स्कूल हाई स्कूल, और जो
11वीं और 12वीं का जो स्कूल होगा उसको हम कहेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन में हम उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इन्होंने बात की कि स्नातक अध्ययन को 3 साल का करने का इन्होंने सुझाव दिया। जो +2 के बाद जो शिक्षा होती है, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा होती है, जो अभी हम ले रहे हैं जो ग्रेजुएशन, वो कितनी होती है, 3 साल की होती है। तो इन्होंने सुझाव दिया कि जो स्नातक अध्ययन है उसको हम 3 साल का रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि स्कूलों के लिए 334 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किए। अब ये क्या है, ये हैं कि स्कूलों में जो दिन होंगे 334 दिन स्कूल लगेगा और कॉलेजों में दिन लगेंगे 216 दिन क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इन्होंने दिन निर्धारित कर दिए कि 365 दिन में से स्कूल में तो क्लासेस लगेंगे 234 दिन और कॉलेज में लगेंगी 216 दिन, ठीक है। और जो राष्ट्रीय अवकाश है वो कम करने पर इन्होंने सुझाव दिए। ये कम कर लेना भाई, यहाँ पर है राष्ट्रीय अवकाश कम करने पर भी इन्होंने सुझाव दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इनका मानना था कि राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराएं और राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी भी लगाई जाए, ठीक है। उसके बाद आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। इनका कहना है कि जितना हक लड़कों को पढ़ने का है उतना ही हक लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का भी है। इसलिए हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए, जो ऐसी एजुकेशन हमें अपनानी चाहिए जिसमें जो लड़कियां हैं वो फ्रीडम अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की कि पाठ्यक्रम के 2 सेट निर्धारित किए जाएं, एक राज्य स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर, और स्कूलों के को पाठ्यक्रम एक साथ प्रयोग करने का इन्होंने सुझाव दिया। मतलब एक तो इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है वो 2 हिस्सों में बांट दे, 2 सेट हम इसके बना दें। एक तो लागू होगा राज्य स्तर पर और दूसरा होगा राष्ट्रीय स्तर पर, और स्कूल भी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आयोग के सुझाव थे, ये तो मेन सुझाव हो गए, बिल्कुल जिसको निचोड़ कहा जाता है पूरे इनके सुझाव का, ये तो थे वो। उसके बाद हम बात करेंगे बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में इन्होंने जो सुझाव दिए हैं। इनके सुझाव थे सबसे पहले विद्यालय शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षण संबंधी सुझाव। आप ये सुझाव देख रहे हो, ये सुझाव इन्होंने दिए हैं विद्यालय शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षण संबंधी, ठीक है। तो इनका कहना है कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। दूसरा इनका कहना है कि कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाएं। पहला तो होगा 1 से 5वीं तक और दूसरा होगा 6ठी से 8वीं तक का, ठीक है। तो इन्होंने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कितने स्तर बना दिए, प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए। सबसे पहला तो होगा 1 से 5वीं तक और दूसरा होगा 6ठी से 8वीं तक, ठीक है। तो आपको समझ आया ये वाला पॉइंट? आपको देखिए, ये जो पॉइंट है आपको समझ में तब आएगा अगर मैं आपसे सीटेट से अगर इसको लिंक कर दूं। सीटेट में भी यही होता है ना, पीआरटी और टीजीटी। सीटेट में जो पीआरटी की जो क्लासेस, जो पीआरटी के जो आप एग्ज़ाम देते हो तो 1 से 5 तक के देते हो, और जो टीजीटी के आप एग्ज़ाम देते हो 6 to 8 देते हो। तो इनका भी यही कहना था कि जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक की जो प्राइमरी शिक्षा है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक तो हो जाएगी फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक और दूसरी हो जाएगी 6 to 8th क्लास, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी टॉपिक में। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद है राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा और राज्य विद्यालय परिषद का भी गठन किया जाना चाहिए। इनका मेन मोटिव था विद्यालय शिक्षा को लेकर। उसके बाद इन्होंने बात किया पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव इन्होंने दिए हैं। जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस बच्चों को कराया जाता है वो किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया। एक मेन मोटिव लेकर चले, इन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया कि ये प्रिंसिपल है और ये सभी पाठ्यक्रम पर जो सिलेबस है उन पर लागू होगा, ठीक है। उसके बाद इन सिद्धांतों पर आधारित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर इन्होंने पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की, ठीक है। तो इन्होंने करिकुलम बनाया, सिलेबस बनाया, और सिलेबस कौन कौन सा होगा क्लासेस के अकॉर्डिंग वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो सिलेबस इन्होंने, जो करिकुलम इन्होंने तैयार किया वो कैसे किया है, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर, ठीक है। और इनका मानना था साथ ही साथ कि त्रिभाषा सूत्र को हम प्रस्तुत करेंगे। इनका ये भी एक सुझाव था। तो त्रिभाषा सूत्र जो आया वो किसने दिया,
कोठारी आयोग ने दिया था। अब तक आपने नहीं पढ़ा, मुदालियर जो आयोग है वहाँ पर कोई जिक्र नहीं है त्रिभाषा सूत्र का, लेकिन यहाँ पर जिक्र आप देखोगे त्रिभाषा सूत्र का, जो 3 भाषाएं सिलेक्ट करनी होती हैं उनका। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषाई क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। जब पैटर्न जो चेंज नहीं हुआ था तब तो 4 मार्क्स में बिल्कुल छाया रहता था। हो सकता है आपकी बार कुछ क्वेश्चंस को मिलाकर भी आपसे पूछ ले, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जो त्रिभाषा सूत्र है वो किसने दिया था। तो किसने दिया था, कोठारी आयोग ने सबसे पहले इस पर बात की थी। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर भी विशेष बल देना चाहिए। तो इनका कहना था कि जो हमारा करिकुलम होगा, जो हमारा सिलेबस होगा, उसमें किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। एक तो मातृभाषा में बच्चों को हम शिक्षा प्रोवाइड कराएं और पर्यावरण के अध्ययन पर भी हमें विशेष बल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विशेष स्तरों पर पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये जो हमने बात की थी, जो इन्होंने सिद्धांत तैयार किया था, ये प्राथमिक शिक्षा और ये जो और भी उच्च प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, तो इन्होंने जो अपनी पाठ्यचर्या प्रस्तुत की थी वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों पर जो पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है वो देखते हैं। सबसे पहले है पूर्व प्राथमिक स्तर, जिसको अब की लैंग्वेज में हम बोले जो अभी जो स्कूल चले हुए हैं एज ए प्ले स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बात की है बच्चों के खाने व पहनने के कौशल, मतलब बच्चे ऐसे हो जाएं कि बच्चे अपने आप खाना खा लें, या फिर जो कपड़े पहनने हैं इसके कौशल उनको आ जाएं, सफाई वो कर सके, अपनी दूसरों से बातचीत कैसे करनी है इस तरह से कर सकें, और सामाजिक व्यवहार या फिर खेल कूद इस तरह के रिलेटेड करके इन्होंने बात की है। प्ले स्कूल से आप बिल्कुल अच्छा फिट एग्जाम्पल है इनका कि जो प्ले स्कूल में बच्चों के लिए कराया जाता है बिल्कुल सिंपल वही बातें हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या क्या पढ़ाया जाए बच्चों को, एक तो मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए सब कुछ, और व्यवहारिक गणित उनको सिखाया जाए, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना सिखाया जाए, उनको टेबल सिखाए जाए या फिर उनको काउंटिंग सिखाई जाए, जो बिल्कुल व्यवहारिक भाषा होगी, व्यवहारिक गणित होगा, और ये हमारे पूरी लाइफ तक चलता है। ठीक है, उसके बाद है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रियाएं, जो क्रिएटिविटी जो बच्चे कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद व व्यायाम, कुछ ऐसे बिल्कुल सिंपल से ऐसे सब्जेक्ट बच्चों के लिए होने चाहिए जो वो आसानी से सीख सके, और सब कुछ किस में सिखाया जाए, मातृभाषा में सिखाया जाए, जो कि अब तक लागू नहीं हुआ है। मातृभाषा में कोई भी स्कूल बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं कराता। उसके बाद है उच्च प्राथमिक शिक्षा, ये होगी आपकी 5 से लेकर 8वीं क्लास तक। ठीक है, ये जो पहली क्लासेस होगी ये 1 से लेकर 5वीं तक थी, ये आपकी 6ठी से लेकर 8वीं तक हो जाएगी। ठीक है, ये जो पहले आ गई ये है आपकी 1 से 5वीं तक, ये हो जाएगी आपकी 6ठी से लेकर 8वीं तक। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएं, एक तो मातृभाषा में सब कुछ पढ़ाया जाए, हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी होंगी, मैथ कंपलसरी होगा, साइंस कंपलसरी होगी, सोशल साइंस कंपलसरी होगी, आर्ट जो बच्चों को कराई जाती है, जो बच्चों को ड्राइंग बच्चों को सिखाई जाती है वो भी कंपलसरी होगी। ठीक है, उसके बाद है समाज सेवा बच्चों को पढ़ाई जाए, स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाए, या फिर धार्मिक शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाए। तो ये थी उच्च प्राथमिक स्तर पर जो 6 से लेकर 8th क्लास तक जो क्लासेस थे उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएँ ये। उसके बाद हम देखेंगे माध्यमिक स्तर 9 से लेकर 10 तक, इन्होंने कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो बताए हैं। मातृभाषा तो होगी, उसके बाद हिंदी या फिर अन्य कोई भी संघीय भाषा हो सकती है, कोई भी यूरोपीय भाषा हो सकती है, मैथ, और उसके बाद जो सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, कार्यानुभव, या जैसे कार्यानुभव मतलब कृषि कार्य, जो बच्चे अपने कार्य में एक्सपीरियंस बच्चों को हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका होता है, खेतों का होता है, खेतों में काम कैसे करते हैं, पशुपालन कैसे करते हैं। तो इस तरह से कोई शिक्षा बच्चों को, कोई सब्जेक्ट ऐसा बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके बाद समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा या फिर नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी बच्चों को पढ़ाई जाए। ठीक है, उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर 11th 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आधुनिक भारतीय संघीय भाषा होनी चाहिए, आधुनिक विदेशी भाषा या फिर शास्त्रीय भाषा, इनमें से कोई भी 2 भाषा हो सकती हैं। क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश तो होती ही हैं, लेकिन नॉन मेडिकल में देखा गया है कि हिंदी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, सिलेक्टेड कुछ होते हैं इस तरह से। और उसके बाद तीसरी जो भाषा होगी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र होगी, गणित हो गया, जीव विज्ञान,
भूगर्भ शास्त्र, तो इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट। तो 11th 12th में क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। 2 तो हो गए हमारे, जैसे हिंदी और इंग्लिश हम अपने राज्य के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। तो दूसरे राज्य में किस तरह की भाषा है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर अगर तमिल भाषा है, जैसे तमिलनाडु में तमिल पढ़ाई जाती, तो वहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ेंगे बच्चे, तमिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 भाषा तो ये होगी, और इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप। त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूला जो अपनाया है कोठारी आयोग ने वो क्या है। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है और उसका संशोधित रूप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में क्या है, 3 भाषाएं आपको सिलेक्ट करनी होती हैं, और इनका मेन मोटिव था कि कम्युनिकेशन कैसे कराया जाए, इसलिए ये त्रिभाषा सूत्र को लेकर आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मातृभाषा होनी चाहिए। किसी भी कोई भी जो राज्य है, जो प्रदेश है, उसमें खुद की मातृभाषा वो सिलेक्ट करें। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन जैसे हम हरियाणा में, तो वैसे तो हमारी हरियाणवी है, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरे जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो वहाँ पर क्या है, अपनी जो मातृभाषा है वो तमिल सिलेक्ट कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इन्होंने त्रिभाषा सूत्र अपनाया था, क्योंकि अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो एक दूसरे की जो भाषा है वो ही नहीं समझ आएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि 3 भाषा ऐसी आप सिलेक्ट कर लो ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाए। तो एक तो इन्होंने बोल दिया कि मातृभाषा आप ले लो, तो मातृभाषा में हमने तो अपनी मातृभाषा ले ली, उन्होंने अपनी मातृभाषा ले ली, जैसे साउथ वाला एरिया उन्होंने अपनी मातृभाषा ले ली, तो कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम दूसरी भाषा और डालते हैं। तो इन्होंने कहा जो दूसरी भाषा वो संघ की राजभाषा होनी चाहिए, हिंदी या फिर अंग्रेजी। और इन्होंने एक बात और कही कि जो दूसरी भाषा आप लोगे, आप फर्स्ट वाली भाषा नहीं ले सकते, वो आपकी मातृभाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आप इसमें से हिंदी ले सकते हो, या तो आप इसमें से इंग्लिश ले सकते हो। तो जो हमारे वाला एरिया है, तो हमने ले ली हिंदी, क्योंकि हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन दूसरा जो एरिया है वो ना तो हिंदी को समझ पाता है, ना पढ़ पाता है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में ही काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर ली इंग्लिश सेलेक्ट। तो हमारे यहाँ भी इंग्लिश सेलेक्ट हो गई, तो मातृभाषा हमने हिंदी ले ली, और जो दूसरी भाषा ले ली हमने इंग्लिश। तो दोनों जो दूसरी जो भाषा सेलेक्ट हुई वो कौन सी हुई, अंग्रेजी सेलेक्ट हो गई। तो हमारे यहाँ भी हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, और उन्होंने अपनी तरफ से भी इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। तो कम्युनिकेशन का एक साधन बन गया कि वो भी इंग्लिश में बोलेंगे, हम भी इंग्लिश में बोलेंगे, समझ लेंगे दोनों की भाषा को। लेकिन ये भी बहुत कम कारगर साबित हुआ, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है, हम कोई अंग्रेज नहीं है कि सभी इंग्लिश बोल ले। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो इन्होंने कहा कि ये जो हम सेकंड लैंग्वेज लेकर आए हैं ये काफ़ी हद तक कारगर साबित नहीं हुई है। तो तीसरी इन्होंने भाषा ली कि कोई भी आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा आप ले सकते हो। तो और इन्होंने एक और बात कही कि आप जो तीसरी भाषा ले रहे हो वो फर्स्ट 2 में नहीं होनी चाहिए। जैसे सेकंड में इन्होंने बोला था कि फर्स्ट में नहीं होनी चाहिए अगर जो आप सेकंड भाषा ले रहे हो। तो इन्होंने कहा कि जो आप तीसरी भाषा सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके फर्स्ट 2 में नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ले ली संस्कृत। तो उन्होंने उनकी जो संस्कृतीय भाषा है, जो उनकी सांस्कृतिक भाषा है, जो वो अपने कल्चर को मानते हैं, उन्होंने ले ली अपनी लैंग्वेज। तो हमारे यहाँ पर जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी संस्कृत की थी, क्योंकि आपने पढ़ी भी होगी संस्कृत 8th क्लास तक। तो बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, वो इसीलिए पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, सांस्कृतिक भाषा है। तो इस तरह से भाषा फॉर्मूला इन्होंने अपनाया था, लेकिन बहुत ही कम कारगर ये साबित हुआ था। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी ही ऐसी भाषा सेलेक्ट हुई थी जो दोनों में कम्युनिकेशन कर सकती थी। तो अंग्रेजी तो भाई ये लगा लो कि जो अंग्रेज हैं या फिर जो अंग्रेजी को समझते हैं, जो बोल सकते हैं, वही आपस में बात कर पाएंगे। लेकिन जो नहीं बोलते, जो नहीं समझते, उनके बीच तो कम्युनिकेशन बना ही नहीं। तो इनका जो फॉर्मूला है वो कम ही काम आया। तो ये था इनका त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट में कौन सी भाषा आएगी, आपकी मातृभाषा, ये आपकी क्षेत्रीय या फिर प्रादेशिक भाषा हो सकती है। दूसरी आएगी आपकी संघ की राज्य भाषा, उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश हो सकती है। और जो दूसरी भाषा आप सिलेक्ट करोगे वो फर्स्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो भाषा है कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या फिर कोई भी आपकी सांस्कृतिक भाषा हो सकती है, और वो फर्स्ट 2 में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा की शिक्षण विधियों पर
के संबंधित इन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। विद्यालय की जो शिक्षा थी उसमें कौन कौन सी विधियां हम यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि शिक्षण पद्धति में हो रहे निरंतर परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण विधियां भी हमारी चेंज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो हमारी नीतियां हैं उनमें भी चेंजेस होने चाहिए। जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो लचीली होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मेथड्स को भी चेंज करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की कि शिक्षा को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने हेतु शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। जो टीचर हैं अब जिनकी एज ज़्यादा हो गई उनको हम मोटिवेट करें कि जो नई शिक्षा नीति आई हुई है या फिर जो नए शिक्षण विधियां आई हुई हैं, जो मेथड्स नए आए हुए हैं, आप उनको सीखो और उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो सुझाव दिया है वो ये है कि शिक्षकों को शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उचित निर्देशन भी मिलने चाहिए। मतलब जो शिक्षण सामग्री हम टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो नए नए मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए टीचर्स को क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। जब तक टीचर्स को ही नहीं समझ में आएगा कि जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो नई नई जो सामग्री हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर टीचर्स को ही नहीं समझ में आएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बात की है पाठ्य पुस्तकों को लेकर, जो हमारी बुक्स हैं उनके संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। तो आयोग का कहना है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके निर्माण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो बुक है वो अपनानी चाहिए। मतलब जो एनसीईआरटी जो बुक है वो हमें बच्चों के लिए लागू करानी चाहिए। और सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करने वाला जो आयोग था वो भी कोठारी आयोग ही था। जो बुक अब हमारे चली हुई है एनसीईआरटी पर, जो हम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अगर जो कुछ भी मटेरियल हमें एनसीईआरटी ने लिख दिया वही सत्य है, अदरवाइज कुछ भी सत्य नहीं है। अगर हम कोई भी बुक पढ़ ले वो सत्य नहीं मानी जाती, लेकिन जो हमारा प्रूफ होता है वो होता है एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स के लिए इन्होंने सुझाव दिए, किसने, कोठारी आयोग ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव को लेकर। इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% बच्चों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि जो उच्च माध्यमिक स्तर है वहाँ पर बच्चों को 50% व्यवसाय के जो ऐसे सब्जेक्ट बच्चों के लिए प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि बच्चे आगे चलकर अपने व्यवसाय को सिलेक्ट कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके बाद इन्होंने बात की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में कृषि व कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा दी जाए। तो इनका यही कहना था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे हैं वो कृषि के बारे में समझे, कृषि कैसे होती है, नए नए तरीके बच्चों को बताए जाएं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की कि महिलाओं को भी इस उद्योगों की शिक्षा जो है प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि नारी शिक्षा पर भी इन्होंने बात की थी। और इनका मानना था कि सिर्फ जो कृषि जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ पुरुष ही काम नहीं करते बल्कि महिलाएं भी काम करती हैं। इसलिए इनका मानना था कि सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी कृषि की जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की कि जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूल में बदल दिया जाए। जो टेक्निकल स्कूल हैं उनको टेक्निकल हाई स्कूल में बदल दिया जाए, ताकि बच्चे अच्छे से अपनी जो एजुकेशन है वो ग्रहण कर सके। ठीक है, उसके बाद उच्च इंजीनियर शिक्षा संबंधी सुझाव भी इन्होंने दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उच्च इंजीनियर शिक्षा संबंधी सुझाव में इन्होंने क्या कहा है कि घटिया किस्म के इंजीनियर कॉलेजों को बंद कर दिया जाए और नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जाए और मानव शक्ति की मांग के आधार पर की जाए। मतलब जहाँ पर डिमांड है वहीं पर ऐसे कॉलेज को खोला जाए, जहाँ पर डिमांड नहीं है वहाँ पर हमें कॉलेज नहीं खोलने हैं। ठीक है, ये सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षा संस्थान मतलब टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। मतलब ये नहीं कि कोई भी कॉलेज खोलकर बैठ गया, कोई भी टेक्निकल कॉलेज खोलकर बैठ गया कि हम दे रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन, आप ग्रहण कर लो, आप हमारे कॉलेज में आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होगा सिर्फ उन्हीं में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ये इनका सुझाव था। ठीक है,
उसके बाद जो इन्होंने सुझाव दिए, जो भी इन्होंने सुझाव दिए, इनके सुझाव को सुना गया, समझा गया और जो पुरानी जो शिक्षा नीति चली हुई थी उसके आधार पर भी इनकी शिक्षा नीति को देखा गया और जो इन्होंने सुझाव दिए थे वो भी समझे गए, उनकी जांच की गई, उनको देखा गया कि आप क्या क्या सुझाव दे रहे हो और इनके सुझाव के आधार पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे वो आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो मैं आपको ये भी समझा देती। तो बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ये सिर्फ ये है कि क्या प्रभाव पड़े थे, इन्होंने जो सिफारिशें की थी उसमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो इनकी मान ली गई कि जो NCERT बुक हैं वो अपनाई जाएँ। कुछ क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र को भी लागू कर दिया गया। देश के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान और गणित की जो शिक्षा है, बच्चों को जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है वो प्रोवाइड कराए जाएँ। तो ये कुछ बातें हैं जो इनकी मान ली गई, जो प्रभाव पड़ा ये आप पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट में आप निष्कर्ष भी देख लेना, निष्कर्ष भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी ये नोट्स है ये इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, कोठारी आयोग आपको कितना समझ में आया ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुदालियर आयोग को भी लिंक करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो कमियाँ रह गई थी मुदालियर आयोग में उनको रिमूव करने के लिए नई जो शिक्षा नीति है वो चलाई गई थी, क्योंकि जो मुदालियर आयोग है वो सिर्फ एक ही पक्ष पर बात करता था और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, जो कोठारी आयोग बनाया गया था, ये सभी पहलुओं पर बात करता है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में हमारा टॉपिक। ये आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी रखें, बेहतर रखें। 1.5 महीना, मोस्टली 2 महीने आपके बचे हुए एग्ज़ाम के, तो जल्द ही आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, तो thank you guys watching for my videos and stay home, safe home. Thank you.